स्टूडेंट। चलो बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लास्ट लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बताया था मैंने, राइट। फर्स्ट था सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, ये अपने लैब में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, फिर भी मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके ओके हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र करो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। 2-3 लोगों के वास्ते 50 बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, सी इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, कैपिटल ई की डेफिनेशन देखे थे लास्ट टाइम, और एक डेफिनेशन देखे थे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ ए बॉडी, उसकी डेफिनेशन में देखो, आवाज थोड़ी कम ज्यादा होगी तो भी स्क्रीन पर देखो, स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय ई बी। ओके, वेयर स्मॉल ई रहता कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, उसका दूसरा नाम है इमिसिविटी। स्मॉल ई इमिसिविटी इज इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय ई बी। ओके, कैपिटल ई क्या रहता बोलो? यस, कैपिटल ई देखो यहाँ लिखा हुआ है, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, कैपिटल ई। और ई बी क्या रहता? इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। सो इमिसिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन स्मॉल ई is the ratio of emissive power of the body to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature. Okay, for perfectly black body E is equal to 1. लास्ट टाइम यहाँ तक डिटेल में स्टडी किए थे। अब आज आगे का अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था, किरचॉफ्स लॉ अपने को स्टडी करना है। किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट है, ध्यान से सुनो ये नाम, किरचॉफ्स लॉ। फिजिक्स के 2 पेपर रहते जनरली, फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2। फिजिक्स पार्ट 1 मतलब पहले 5-6 लेसन और बाकी के लेसन पार्ट 2 में आते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ ऐसा ये लेसन नंबर 3 में जैसा है वैसा लेसन नंबर 9 में भी रहेगा, लेकिन वो अलग है। वो रहेगा किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। एग्जाम में पूछेंगे स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, या एग्जाम में आएगा स्टेट किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पूछेंगे वो लिखने का, एक पूछे दूसरा लिख दे, ऐसे जम्बलिंग मत करो। किरचॉफ्स लॉ फिजिक्स में आपको 2 बार स्टडी करना है। तो आज ये पहली बार जो पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, बहुत सिंपल लॉ है। देखो मैं यहाँ स्क्वायर बनाता हूँ, A इज इक्वल टू E, इतना इजी। किरचॉफ्स लॉ A इज इक्वल टू E। अब A क्या रहता? 2 लेक्चर से आप पढ़ते आ रहे, स्मॉल a इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी and small e is called coefficient of emission. ठीक है, किरचॉफ ने क्या बोला? coefficient of absorption of a body is equal to coefficient of emission of the body when temperature is same. तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ। तो 1 मार्क के लिए उसका स्टेटमेंट रहेगा, बहुत इजी है। देखो क्या है, इट स्टेट्स दैट the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at that temperature at same wavelength. A is equal to E. क्या है किरचॉफ लॉ? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एट सेम टेम्परेचर। इतना लिखने का समझ में आया? A इज इक्वल टू E, ये अपने को अब प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए किरचॉफ ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। देखो यहाँ प्रूफ,
एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट थॉट एक्सपेरिमेंट है, थॉट मतलब सोचा हुआ एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअल में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए थॉट या सोचा हुआ एक्सपेरिमेंट है, मतलब ऐसा होगा फिर उस पे ऐसा होगा फिर लॉ के हिसाब से ऐसा होगा, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं समझा रहा, ध्यान से देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने। ये जो बॉक्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर मतलब इसमें जो भी चीज आप रखेंगे कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक बॉक्स लिया कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, उसमें दो बॉडीज रखा उसने, ऐसा लटका दिया है, सपोज दो मेटल के बॉब है, ये एक है ओ और ये दूसरा मेटल का बॉब है बी, ओके। ये है ऑर्डिनरी बॉडी ओ और ये है ब्लैक बॉडी, समझ में आ रहा क्या किया, दो बॉडीज रखा, एक ऑर्डिनरी बॉडी ओ और दूसरा रखा उसने ब्लैक बॉडी बी। देखो ब्लैक बताया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती ब्लैक बॉडी के, आपको पता है परफेक्टली। ब्लैक बॉडी क्या करती, उस पर जितनी भी हीट इंसिडेंट होंगी पूरी की पूरी हीट वो एब्सॉर्ब कर लेती। So consider two bodies, one is ordinary body, second is black body, identical in all respects, दोनों सेम है and suspended in constant temperature enclosure। अब इस पर हीट इंसिडेंट होगी, ध्यान से सुनो, इस पर हीट इंसिडेंट हुई सपोज Q, जब हीट इंसिडेंट होगी दोनों बॉडी हीट एब्सॉर्ब करेंगे, दोनों बॉडी हीट इमिट करेंगे, ओके, बोथ विल एब्सॉर्ब सम हीट एंड ऑल्सो बोथ विल इमिट सम हीट। दो चीजें देख रहे अपन, एब्सॉर्प्शन और इमिशन, दोनों बॉडी हीट एब्सॉर्ब भी करेंगे और दोनों बॉडी हीट इमिट भी करेंगे, लेकिन इनको कहाँ रखा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर में, बराबर। तो क्या होगा, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या हो रहा, जितनी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहे सेम अमाउंट ऑफ हीट वो इमिट करेंगे, ओके। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब विल बी सेम एज क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने को डिटेल में देखना है। तो देखो यह दो बॉडीज लटकाई हुई उसने ओ और बी, अब वो बॉडी के बारे में उसने लिखा, देखो एक मिनट वेटिंग वालों को अंदर ले लेते हैं पहले, देखो कैपिटल ई इमिसिव पावर ऑफ बॉडी ओ, ठीक है, दो बॉडी लगे हुए, एक है ओ और दूसरी है बी, कैपिटल ई इज इमिसिव पावर ऑफ बॉडी ओ, देन ई बी इज द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बी, सादी पॉलिश बॉडी की इमिसिव पावर है ई, ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर है ई बी, हो गया। उसके बाद स्मॉल ए बी द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी ओ, स्मॉल ए को नाम दिया है, पहले से देखते आ रहे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और स्मॉल ई कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी ओ, ओके। देन कैपिटल क्यू the quantity of heat incident per unit area per unit time on both bodies, Q इतनी heat incident हुई दोनों bodies पर, since both bodies are in thermal equilibrium with the enclosure, दोनों बॉडी कहाँ रखे हुए, कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर में, इसलिए क्या होगा, जितनी हीट इमिट करेंगे उतनी हीट एब्सॉर्ब करेंगे, समझ में आ रहा। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ओ इज एनर्जी एब्सॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ओ, जितनी एनर्जी ओ बॉडी इमिट करेंगी उतनी ही एनर्जी ओ बॉडी एब्सॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी इमिट करेंगी, ई बी, सॉरी कैपिटल ई, कैपिटल ई की डेफिनेशन आपको पता है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय बॉडी।
तो इतनी एनर्जी वो क्या करेंगी, इमिट करेंगी, इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी, ए क्यू ए। कहां से आया ये, देखो मैं बताता आपको। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की डेफिनेशन लास्ट टाइम बताया था मैंने, ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू। Coefficient of emission is defined as quantity of heat absorbed by the body to the total quantity of heat incident on the body। तो इसको इधर लेता मैं, देखो A into Q is equal to QA। okay, A coefficient of absorption into total quantity of heat incident is heat absorbed। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हीट एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब इज स्मॉल ए इंटू क्यू। देखो स्मॉल ए इंटू क्यू, एनर्जी एब्जॉर्ब, ई इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, right? This is equation number 1 for body O। Now we will consider body B। body B का भी क्या रहेगा, energy emitted by body B is equal to energy absorbed by body B। energy emitted per unit area per unit time by B is energy absorbed per unit area per unit time by B। So, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, अजान की आवाज आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ, फिर अपन फिर से स्टार्ट करते हैं, अजान हो रही है। ठीक है, वेलकम बैक। अजान हो गई, इधर ध्यान दो। देखो बॉडी बी के लिए इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी बी इज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी बी। एनर्जी इमिटेड ये आपको बताए ईबी। ओके, एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी ईबी इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी बी। सेम फॉर्मूला, जैसा ए क्यू आया था वैसा ये भी आएगा, ए क्यू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी बी। बट फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल टू 1। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल टू 1। सो instead of small a you take 1, you will get EB is equal to Q। You got two equations, capital E is A into Q, and second equation EB is equal to Q। Equation 1 and 2 you can divide these two equation, dividing 1 by 2। देखो E upon EB 1 by 2, E upon EB is AQ upon Q। Okay, AQ upon Q। So what will cancel? Capital Q will cancel। कैपिटल Q जब आप कट करेंगे तो बचा स्मॉल a। E upon EB is equal to small a, but by definition E upon EB क्या रहता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है E upon EB, E upon EB is nothing but small e, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो इसके जगह जब आप स्मॉल e लिखेंगे तो किरचॉफ लॉ प्रूव हो गया, स्मॉल a is equal to small e। Equation 3 becomes small a is equal to small e
So coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. ऐसा किरचॉफ्स लॉ है, सिंपल है. एक बार स्टेटमेंट, डायग्राम और ये प्रूफ एक बार आप पढ़ लो, आपके नोट्स में से एक बार लिख लो, ये आपको याद हो जाएगा. एग्जाम में कभी पूछेंगे तो यू कैन राइट इट. ओके, अब ये लेसन का थोड़ा सा पॉइंट बाकी है. स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. देखो ब्लैक बॉडी क्या रहती है, आपको समझ में आया. ब्लैक बॉडी जितनी हीट इंसिडेंट हुई पूरी की पूरी क्या करती, एब्जॉर्ब कर लेती. अब हीट एब्जॉर्ब किया, ब्लैक बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की, तो कुछ देर के बाद उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती, तो वो हीट इमिट करती, उसमें से हीट इमिट होती. वो जो है इमिसिव पावर बोलते हैं उसको, कितने स्पीड में हीट इमिट हो रही है उसको बोलते हैं इमिसिव पावर. हीट एनर्जी निकलती है उसमें से. तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. बराबर. अब अपने को स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, मतलब एक ग्राफ बनाना है. क्या ग्राफ है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाता. देखो दो साइंटिस्ट है, ल्यूमर एंड प्रिंगशिम, दो साइंटिस्ट है. दोनों ने क्या करे, ध्यान से देखो, 4 ब्लैक बॉडी लिए सेम साइज की. ओके, सेम साइज के 4 ब्लैक बॉडी लिए उन्होंने, और उसका टेम्परेचर अलग अलग रखे. ये एक्सपेरिमेंट किए जो मैं आपको समझा रहा हूं. देखो ये लिखने का नहीं है, इसका कंक्लूजन लिखने का अपने को. पहले ब्लैक बॉडी को रखे 3000 डिग्री केल्विन. देखो यार टेम्परेचर अपन लिखते हैं. फर्स्ट को रखे 3000 डिग्री केल्विन, सेकंड को रखे 4000 डिग्री केल्विन, इसको रखे 5000 और लास्ट को रखे 5500. इतने हाई टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडीज लिए 4. अब पहली ब्लैक बॉडी 3000, इसमें से हीट निकल रही है, इसमें से हीट एनर्जी निकल रही है, इमिट हो रही है. तो उन्होंने मेजर किए वेवलेंथ लैम्बडा. देखो 11 में आपने पढ़े थे वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा. वेवलेंथ मतलब ऐसी वेव ट्रेवल हो रही है ना, क्रेस्ट ट्रफ ट्रेवल हो रहा है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ लैम्बडा. वेवलेंथ देखो ऐसा एक वेव बनाया मैंने, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ऐसी एक वेव बनाया, इसकी वेवलेंथ कम है, ये ज्यादा वेवलेंथ है, ये कम वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ. तो स्पीकर बंद करो. तो देखो उन्होंने पहला लिए, म्यूट करो स्पीकर, तैयबा को बाहर निकालना पड़ेगा. ओके, 3000 डिग्री केल्विन पर जो बॉडी है उसमें से हीट निकल रही है, वो हीट कौन सी हीट कितने वेवलेंथ की मेजर करें. मतलब 500 वेवलेंथ की कितनी हीट है, 1000 वेवलेंथ की कितनी हीट है, 1500 वेवलेंथ की कितनी हीट है. ऐसे एक टेबल बनाया उन्होंने, चार्ट बनाए, इमिसिव पावर और वेवलेंथ 3000 पर. दूसरी बॉडी लिए 4000 डिग्री केल्विन, उसमें से भी हीट एनर्जी इमिट हो रही है, कितने वेवलेंथ की कौन सी हीट है उसका भी एक बनाया उन्होंने. फिर 5000, उसमें से हीट एनर्जी इमिट हो रही है, कौन से वेवलेंथ की कितनी हीट निकल रही है उसका टेबल बनाए. ऐसा चारों बॉडीज के लिए किए, और उसके बाद जब उन्होंने उसका ग्राफ बनाए तो देखो ग्राफ ऐसा है, दिस इज द ग्राफ. ऐसा ग्राफ मिला उनको. यहाँ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर है वेवलेंथ नैनोमीटर में. स्केल कैसा लिए, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसा. और इधर y एक्सिस पर लिए रेडिएंट पावर, मतलब कितनी हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है. ओके, अब देखो ग्राफ में बताता मैं आपको. पहली बॉडी है 3000,
उसका ग्राफ देखो ये आया, यहाँ दिख रहा है ऐसा ग्राफ आया 3000 का ये वाला। उसके बाद दूसरी बॉडी लिए 4000 डिग्री केल्विन पर, उसका ग्राफ देखो ऐसा आया 4000। फिर उसके बाद उन्होंने उसके बाद सेकंड बॉडी लिए, वो बॉडी थर्ड बॉडी देखो 5000 में जब उन्होंने उसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऐसा है, और 5500 का ग्राफ ऐसा है। ऐसा 4 कर्व बनाए उन्होंने, और 4 कर्व पर से उन्होंने कुछ कंक्लूजन लिखे। मतलब ये ग्राफ पर से क्या क्या दिख रहा है अपने को, तो देखो फ्रॉम द ग्राफ इट इज ऑब्जर्व दैट, आपको एग्जाम में कभी आएगा ये क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन, तो ये ग्राफ बनाने का और ये 4-5 में से कोई भी 4 पॉइंट लिखने के, बहुत इजी। देखो फर्स्ट पॉइंट, एट ए गिवन टेम्परेचर the energy is not uniformly distributed in the spectrum of black body। मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं, या तो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं। अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता तो मतलब क्या होता, एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। या ग्राफ पहले बढ़ रहा फिर कम हो रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। At a given temperature, the energy is not uniformly distributed in the spectrum of black body. Okay. Second, देखो at a given temperature, the radiant power increases with increase in wavelength, reaches maximum and then decreases। देखो यहाँ पर ये ग्राफ लो, सपोज जैसा जैसा वेवलेंथ बढ़ रही है, रेडियंट पावर मतलब एनर्जी बढ़ते जा रही। देखो वेवलेंथ बढ़ रही, एनर्जी बढ़ रही, बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर वो मैक्सिमम हो जाएंगी एनर्जी, और उसके बाद भी वेवलेंथ बढ़ेंगी तो देखो कम होते जा रहे हैं। ये ग्राफ नीचे जा रहा मतलब रेडियंट पावर कम हो रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, कि एट ए गिवन टेम्परेचर क्या दिख रहा है, द रेडियंट पावर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। Radiant power increases with increase in wavelength, reaches its maximum, maximum पर reach हुआ and then decreases। ठीक है, तो जहां पर ये मैक्सिमम मिला रेडियंट पावर ये वाला, या तो ये बॉडी का ये बॉडी का ये, जहां पर वो मैक्सिमम मिला उसको उन्होंने नाम दिए लैम्बडा मैक्स, वेवलेंथ मैक्सिमम। वेवलेंथ जो वेवलेंथ पर रेडियंट पावर मैक्सिमम मिला उसको नाम दिए लैम्बडा मैक्स। ये हो गया दूसरा। तीसरा, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी। ये कर्व के अंडर जो एरिया है, सपोज फर्स्ट बॉडी लिए, उसके अंडर ये जितना एरिया आया, वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता, इसको बोलते एरिया अंडर द कर्व। वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये रिप्रेजेंट करता टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट, द पीक ऑफ कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, shorter the wavelength, lambda max decreases with increase in temperature। Peak of the curve shifts towards left। ध्यान से देखो, पहले कर्व का पीक यह है, दूसरे कर्व का पीक इधर आ गया, तीसरे कर्व का पीक और लेफ्ट में आया, चौथे कर्व का पीक और लेफ्ट में आया। तो ये जो पीक है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। कैसा शिफ्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। देखो 3000 के लिए पीक इधर था, 4000 के लिए पीक पीछे चले गया, 5000 के लिए पीक और पीछे गया, 5500 के लिए पीक और पीछे चले गया। मतलब जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा, लैम्बडा मैक्स कम हो रहा, वेवलेंथ कम हो रहा। फॉर एग्जाम्पल देखो फिर से 5500 के लिए लैम्बडा मैक्स है सपोज 450, फिर 5000 के लिए हो गया 500,
4000 के लिए हो गया 600। जैसा जैसा टेम्परेचर कम हो रहा लैम्बडा मैक्स बढ़ रहा, या जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा लैम्बडा मैक्स कम हो रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अपने को देखने का है, देखो यहाँ मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर से सुनो, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्बडा मैक्स कम होगा, या टेम्परेचर कम होगा लैम्बडा मैक्स बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर ज्यादा है लैम्बडा मैक्स कम है, टेम्परेचर और कम हो गया लैम्बडा मैक्स बढ़ गया, टेम्परेचर और कम हुआ लैम्बडा मैक्स और बढ़ गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट, इस पर से इक्वेशन लिखना है। और एक लास्ट ये देखो याद रखो, एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर करस्पॉन्डिंग टू ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस। मतलब जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा रेडिएंट पावर बढ़ रहा है, एक कर्व ऊपर ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम के पॉइंट पर से एक लॉ अपने को देखना है, उसका नाम है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये देखो लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यही विन नाम का साइंटिस्ट है, उसने इसको स्टेटमेंट में लिखा। स्टेटमेंट क्या क्या लिखा, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी को स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है। देखो इट इज ऑब्जर्व दैट वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम मीन्स लैम्बडा मैक्स is inversely proportional to absolute temperature of the black body. Getting or not? देखो important और interesting point है, lambda max is inversely proportional to T। ऐसा नीचे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं inversely proportional। lambda max मतलब ऐसा वेवलेंथ जहां पर इमिसिव पावर मैक्सिमम है। The wavelength for which emissive power of black body is maximum, that lambda max is inversely proportional to temperature. It is observed that the wavelength for which emissive power of black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature of the black body. लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब ये जो साइन है इसको जब इज इक्वल टू करना रहता है तो यू हैव टू टेक सम कांस्टेंट, या उन्होंने कांस्टेंट लिए बी, इसने विन नाम के साइंटिस्ट ने। तो इक्वेशन मिला लैम्बडा मैक्स इज बी अपॉन टी। टी को इधर लो, लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी। ये एक इक्वेशन मिला, लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी। और एक बार सुनो, लैम्बडा मैक्स क्या रहता, इट इज द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम। वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम लैम्बडा मैक्स, और टी को बोलते हैं टेम्परेचर। दोनों का प्रोडक्ट आता बी। बी इज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट का नाम क्या है, देखो वो कांस्टेंट का नाम वो साइंटिस्ट के नाम से दिया हुआ है। कांस्टेंट का नाम है वेयर बी इज कॉल्ड विन्स कांस्टेंट। साइंटिस्ट का नाम विन्स है, इसलिए वो कांस्टेंट का नाम उसके नाम से रखा हुआ है विन्स कांस्टेंट। उसका वैल्यू है b इज इक्वल टू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये b का वैल्यू उन्होंने फाइंड किए। जब वैल्यूज डाले कांस्टेंट के, b का वैल्यू मिला 2.897 10⁻³ मीटर केल्विन इसका यूनिट। दिस लॉ यूजफुल टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, सन, मून एटसेट्रा। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए यूज होता, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ मून, टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। ऐसे आज दो इंपॉर्टेंट लॉ देखे। अब सिर्फ एक लॉ बचा अपना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये लेसन खत्म हो जाएगा। आज कौन कौन से दो लॉ देखे, सिंपल सिंपल बिल्कुल। फर्स्ट था विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ,
क्या है वो? लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। और दूसरा कौन सा लॉ देखे? किरचॉफ्स लॉ। क्या है किरचॉफ्स लॉ? ए इज इक्वल टू ई, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। फिजिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है, थॉट एक्सपेरिमेंट है। मतलब जैसा जो चीज अपने को सामने दिख रही है वो जल्दी समझ में आती, लेकिन ये सोचे समझे एक्सपेरिमेंट, ऐसा होगा तो वैसा होगा फिर वैसा होगा, वो थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट जाते हैं। ध्यान से सुनने का और आपने पढ़ाई करने की टेक्स्ट बुक में से, नोट्स में से, तो आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो ये दो लॉ अच्छे से याद करो। इसमें से किरचॉफ्स लॉ ए इज इक्वल टू ई, इसका प्रूफ भी आपको याद करना है, वो प्रूफ इधर दिया हुआ है वो पढ़ो। और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का ये ग्राफ 2 बार अपने नोटबुक में बनाओ, आपको याद हो जाएगा। ये ग्राफ जब नोटबुक में बनाएंगे 2 बार आपके हाथ के नीचे जाएगा, तो एग्जाम में आप बना सकते हैं। और ये ग्राफ पर डिपेंड ये 6 में से कोई भी 4 पॉइंट लिखने के एक एक सेंटेंस में, ये भी याद करो। इसमें जैसा ये लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी दिया था, वो लॉ याद करो। अब सिर्फ बोल्ट्जमैन और स्टीफन्स लॉ नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, फिर इसका ट्यूटोरियल दूंगा मैं और ये लेसन खत्म हो जाएगा। इसके बाद लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स वो स्टार्ट करना है। वो छोटा है, मतलब लेसन बड़ा है, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें का बहुत सारा पार्ट इमिट हो गया। और शाजिया मैडम ने भी आपका वे ऑप्टिक्स लिए, अब उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपका सिलेबस सब सब्जेक्ट का आगे बढ़ रहा है स्पीड में, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे, जहाँ के उधर ही सिर्फ नोटबुक कंप्लीट कर रहे, देख देख के लिख के ला के दे रहे। ऐसा मत करो, तो लर्न करो, याद करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आज का लेक्चर खत्म हुआ। किसको कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम? यस, सिद्दीका, आफिया, सना, आयशा खतीब, बोलो कुछ प्रॉब्लम, क्यूरीज? नो? नो सर। ओके, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।